नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीपीय भारत के पठार में क्या क्या आता है। अरावली पर्वत आता है, एक विंध्य पर्वत श्रेणी आती है, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है, छोटा नागपुर का पठार आता है, एक यहाँ पर मालवा का पठार है, ये आता है शिलोंग पठार भी आता है इसी के अंतर्गत, ये दक्कन पठार आता है, और ये पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये पूर्वी घाट पर्वत है। तो हम इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ये सब इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 या 3 भागों में इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार को हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज पढ़ते हैं पहले अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत और शिलोंग पठार के बारे में, और देखते हैं जितना वीडियो के हिसाब से जो भी पॉसिबल होता है। ठीक है। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अरावली पर्वत। ठीक है दोस्तों, क्या है आज का हमारा टॉपिक? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्या है? अरावली पर्वत ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत पढ़ा आपने? हिमालय पर्वत कैसी है? सबसे नवीन और वलित पर्वत है। हिमालय नवीन और वलित पर्वत है। हिमालय सबसे नवीन और वलित पर्वत है। लेकिन अरावली जो है ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन है। कहाँ की? विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। देखिए, इसको समझिए एक बार। यहां पर पहले थे टैथिस सागर था यहाँ पर। ठीक, ये वाला हिस्सा किसका था? गोंडवाना लैंड का, और ये था अंगारा लैंड का। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो अरावली पर्वत भी किसका हिस्सा हुआ? गोंडवाना लैंड का। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अरावली पर्वत किसका हिस्सा हुआ? गोंडवाना लैंड का। इसी वजह से अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने की वजह से अरावली पर्वत सबसे क्या है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला कह लीजिए या पर्वत श्रेणी कह लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं अरावली पर्वत के बारे में। देखिए, यहां पर स्थिति है अरावली पर्वत की। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर जो है क्या है? अरावली पर्वत स्थित है। देखिए, ये दिशा निर्धारण है, ये पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी उत्तर और पश्चिम। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ दिल्ली तक है। गुजरात से कहां तक है? दिल्ली तक इसका विस्तार है। किसका? अरावली पर्वत का। गुजरात में कहां पर है? गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पालनपुर। क्या नाम है उसका? पालनपुर। और दिल्ली में कहां तक है? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में कहां तक है? ये दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मजनू का टीला। क्या नाम है उसका? मजनू का टीला। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर और दिल्ली में कहां तक है? मजनू के टीले तक स्थित है। देखिए एक बार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। और अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली के मजनू के टीले के पास तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग कितनी बैठती है? 800 किलोमीटर। देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये वाली, ये जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। ये इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? राजस्थान। ये राजस्थान जिले में दिखाया गया है ये विस्तार जो है इसका। इधर गुजरात तक है ये, और इधर दिल्ली तक है। इधर दिल्ली तक है और इधर गुजरात तक है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस अरावली पर्वत का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग, इसे एक नाम दे दिया है जरगा पहाड़ी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं जरगा पहाड़ी के नाम से? अरावली पर्वत के दक्षिण भाग को। ठीक, उसी तरीके से दिल्ली के पास जो अरावली पर्वत है, जो दिल्ली वाला अरावली पर्वत है, उसे हम जानते हैं दिल्ली रिज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली रिज। किस नाम से? दिल्ली रिज के नाम से हम इसको जानते हैं। कहां पर? दिल्ली पर, दिल्ली के पास जो अरावली पर्वत की वो है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है।
और इसका सबसे सर्वोच्च शिखर जो है, अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू के समीप स्थित है, माउंट आबू। अब देखो ये माउंट आबू है क्या? देखो क्या है ये माउंट आबू? माउंट आबू है अरावली पर्वत का एक तरीके से कह दीजिए इसको हिल स्टेशन। यहाँ पर ये टूरिज्म है। टूरिज्म मतलब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर क्या स्थित है? माउंट आबू के समीप ही गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। और माउंट आबू के पास ही जो जैन होते हैं, जैन धर्म था, एक बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के बाद महावीर स्वामी ने चलाया जैन धर्म, तो उनका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम है दिलवाड़ा। वो कहां पर है? माउंट आबू पर ही स्थित है। क्या नाम है उस मंदिर का? दिलवाड़ा। वो कहां पर स्थित है? माउंट आबू में ही स्थित है, ठीक है। अरावली पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया अभी तक। इसकी दक्षिणी पहाड़ी को क्या कहते हैं? जरगा पहाड़ी। जो इसकी दिल्ली के पास जो पहाड़ी है, दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती है, ठीक है। गुरु शिखर इसका सबसे सर्वोच्च शिखर है, जो माउंट आबू के समीप है। माउंट आबू क्या है? एक हिल स्टेशन है, मतलब घूमने का स्थान है। लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आते हैं, घूमने के लिए। और जो जैन धर्म है उसका एक मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, वो भी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, अरावली पर्वत का अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है, ये मैंने आपको बताया। गुजरात और दिल्ली में थोड़ी थोड़ी है, और पीछे पड़ता राजस्थान। सबसे अधिक कहां पर है? फिर राजस्थान में इसकी लंबाई। अरावली पर्वत का दक्षिण भाग जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली के पास अरावली पर्वत को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, और यह राजस्थान में माउंट आबू के समीप है। क्या है माउंट आबू के समीप? गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू के समीप है, ठीक है। और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा माउंट आबू में ही स्थित है। जैन धर्म का प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल, ठीक है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। और बनास नदी अरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। देखो किस तरीके से, ये मान लो ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत इस तरीके से फैला हुआ है, देखो ये है क्या? अरावली पर्वत। और इसमें बताया बनास नदी अरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है। किस तरीके से पार करती है? इस तरीके से पार करती है। ये दिशा है पश्चिम और ये दिशा है पूर्व, तो यहां से इस दिशा में पार करती है। उसका बहाव होगा ये किसका? बनास नदी का। और आकर के किसे मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में, ठीक है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। वो उसको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, जो समझ में आ जाएगा सहायक नदी क्या होती है। तो जैसे नदी बह रही है, इसमें जो नदियां आकर मिलती हैं, जो भी नदी इस नदी में आकर मिलेगी वो सब सहायक नदी होगी। जैसे गंगा में आकर क्या मिल जाती है? यमुना मिल जाती है, तो यमुना गंगा की क्या है? सहायक नदी है। अरावली पर्वत के बाद अब देखिए मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार जो है उसमें दो तीन चीज आपको याद रखने की है। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। अभी इसकी मैं स्थिति दिखाऊंगा आपको, अभी समझिए, पहले इसको समझ लीजिए। मालवा पठार का ढार उत्तर की तरफ है, यही कारण है चंबल, बेतवा और काली सिंध नदी जो है वो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा मतलब ये वाली ऊपर की तरफ, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, नीचे वाली दिशा। और मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस लावा से जो उससे लावा निकलता है उसी से किसका निर्माण हुआ है? ये मालवा पठार का, ठीक है। जिसके कारण मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ये आपको बता दिया जाएगा मिट्टी वाले चैप्टर में, ठीक है। देखिए मालवा के पठार की स्थिति, ये मालवा का पठार है। मालवा पठार कहां पर स्थित है? देखो यहां पर थी अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या थी? अरावली। तो अरावली के कहां पर हो गया? दक्षिण में, ठीक है। अरावली पर्वत उसके दक्षिण में अरावली श्रृंखला के दक्षिण में। और यहाँ पर है एक विंध्य पर्वत। यहाँ पर क्या है? विंध्य पर्वत। ये सारे इसमें इस मैप में दिखाया गया पठार। यहाँ पर एक विंध्य पर्वत है, उसके कहां पर है? उत्तर में स्थित है। कौन सा? मालवा का पठार, ठीक है। और मालवा का जो पठार है इसका ढाल उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ कैसे है?
उत्तर की तरफ है। उत्तर दिशा कौन सी हो गई? ये वाली, उत्तर और दक्षिण। नीचे वाली दिशा दक्षिण, ऊपर वाली दिशा उत्तर। तो इस मालवा का जो पठार है, इसका ढाल, इसका ढलाव जिसे बोलते हैं, इसका ढाल किस तरफ है? उत्तर की तरफ है, इस तरफ। तो इसका कारण है जो नदियां इससे निकलती हैं, मालवा पठार से जो भी नदी निकलती हैं, या तो वो उत्तर की तरफ उनका बहाव होता है। तो इसी कारण है कि चंबल और जो बेतवा नदी है और काली सिंध नदी, उनकी जो दिशा है वो उत्तर की तरफ है, बहने की दिशा। और इसका निर्माण किससे हुआ है? मालवा के पठार का ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार ये दो राज्यों में स्थित है, एक तो झारखंड और एक पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, WP, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर दो नदियां निकलती है प्रमुख, एक दामोदर नदी है, एक है स्वर्णरेखा नदी। जो इनके बीचों बीच दामोदर नदी बीचों बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी क्या है? मान लीजिए ये है छोटा नागपुर का पठार और दामोदर नदी ने अपना रास्ता बना लिया यहाँ से, इनके बीचों बीच ये दो हिस्से उठे रहेगा और ये वाला हिस्सा इसने काट काट के नीचे धसा दिया। ठीक, जैसे मान लीजिए ये वाला पर्वत है, ये वाला पर्वत है, ये पूरा पर्वत था और एक ये पर्वत है। तो इनके बीच में अगर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। तो वो बहती है भ्रंश घाटी में। और उसने इन दो भागों को भी नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है? इसका नाम दे दिया हजारीबाग का पठार और इसको नाम दे दिया उसने रांची का पठार। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है, झारखंड की तरफ होगा, तो इसको रांची का पठार नाम दे दिया। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की स्थिति कहाँ कहाँ पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। यहाँ से दो नदियां बहती हैं, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी। जो दामोदर नदी है वो इसके बीचों बीच बहती है भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी मतलब वो मैंने समझा दिया आपको, उसको अपने आप जो उसको मलबे से जो निकलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो दामोदर नदी है इसको दो भागों में बांटती है, हजारीबाग और रांची। हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ठीक है, जो रांची का पठार है ये लगभग इसको बोलते हैं संप्राय मैदान। क्या बोलते हैं इसको? संप्राय मैदान, मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक, और जो स्वर्ण रेखा नदी है, तो थी दामोदर नदी और एक है स्वर्ण रेखा नदी, उसके किनारे क्या है? झारखंड की राजधानी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। वो स्थित है किसके किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक, छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध माना गया है। क्या माना गया है? खनिजों की दृष्टि से समृद्ध। और यहां पर एक स्थान है, उसका नाम है जादूगोड़ा। वहीं से क्या निकलता है? खनिज पदार्थ निकलते हैं। और सबसे ज्यादा क्या निकलता है? यहाँ क्या पाया जाता है? यूरेनियम। क्या पाया जाता है? यूरेनियम जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो खनिज संपदा है उसकी उस दृष्टि से यहाँ समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को एक और नाम दे दिया गया है, उसका नाम है रूर प्रदेश। क्या नाम है? रूर प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। देखिए एक बार इसको, छोटा नागपुर का पठार क्या बताया मैंने इसमें? छोटा नागपुर का पठार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार से दो नदियां निकलती हैं, पहली दामोदर नदी और दूसरी स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी इसको बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में मिल जाती है। क्या मिल जाती है हुगली नदी में? दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। इसको बीचों बीच काट कर, किसको? छोटा नागपुर के पठार को। जब दो भागों में बांटते, बीचों बीच जाते, दो भागों में बट गए। कोई चीज इसके बीचों बीच से होकर जा रही तो ये दो भागों में बट गए। और दामोदर नदी, ठीक है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। जो ऊपर वाला है वो हजारीबाग का पठार है, जो नीचे वाला है वो रांची का पठार है। रांची के पठार को भारत में क्या कहते हैं? संप्राय मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक मैदान का उदाहरण है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है। कहां पर? दो नदी बताई थी, एक दामोदर नदी और एक स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर क्या है? रांची। और दामोदर नदी क्या करती है? इसको बीचों बीच इसके भ्रंश घाटी में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज की संपदा से क्या माना गया है? भरपूर माना गया है। यहाँ क्या क्या मिलता है? लोहा, कोयला, यूरेनियम। ठीक है,
भारत में यूरेनियम छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक। उसके बाद जो खनिज संपदा की दृष्टि से भरपूर होने के कारण, समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं? राजमहल की पहाड़ियां हैं। और राजमहल की पहाड़ी की अवस्थिति मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड राज्य में। और जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, देखो इनकी स्थिति देखिए एक बार। छोटा नागपुर का पठार ये है, यहाँ पर इसका उत्तर पूर्व कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि ये पूर्व दिशा है तो उत्तर पूर्व ये हो गया। तो उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी बताई थी? यहाँ है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियों का ही हिस्सा क्या है? शिलोंग पठार। शिलोंग पठार के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती हैं? गारो, खासी और जैंतिया, 3 पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। और मुख्य रूप से कहाँ, किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। और इनका ही हिस्सा का क्या है? राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा क्या है? शिलोंग पठार भी राजमहल की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। अब देखते हैं मेघालय पठार या शिलोंग पठार। देखिए मेघालय पठार या शिलोंग पठार है क्या? अभी बताया था राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है क्या? शिलोंग पठार। शिलोंग पठार एक स्वतंत्र पठार न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। और ये शिलोंग पठार की अवस्थिति हिमालय के समीप है, किंतु ये वास्तव में किसका है? राजमहल की पहाड़ियों का क्या है? पूर्वी हिस्सा है। राजमहल की पहाड़ियां किसके उत्तर पूर्व में बताई थी मैंने? छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में। और शिलोंग पठार के अंतर्गत आती तो 5 पहाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां प्रचलित हैं। 3 पहाड़ियां, एक तो गारो, खासी और जैंतिया, और एक है मिकिर और रेंगमा। ठीक है, जो गारो, खासी और जैंतिया हैं ये आती है मेघालय में, और मिकिर और रेंगमा आती हैं असम राज्य में। ठीक है, बस इस वजह से अलग अलग है इसका। 3 ये इसलिए प्रसिद्ध हैं गारो, खासी, जैंतिया, क्योंकि ये किस राज्य में आती हैं? मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? मेघालय में। और शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक, जो किस पहाड़ी पर है? गारो पहाड़ी पर है। देखिए एक बार इनको मैप में देख लीजिए। देखो ये वाली पहाड़ियां हैं, पहली पहाड़ी है गारो, दूसरी खासी और तीसरी जैंतिया। ये कहाँ पर है? मेघालय में। उसके बाद यहाँ 2 पहाड़ी हैं मिकिर, पहली का नाम है मिकिर और दूसरी का नाम है, ये जो दूसरी है इसका नाम है रेंगमा। क्या नाम है? रेंगमा। 3 पहाड़ी कौन कौन सी होगी? गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा। क्या पहाड़ी हो गई ये? 5 पहाड़ी हो गई टोटल। 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में और 2 पहाड़ियां हैं असम में। ठीक है, मेघालय पठार क्लियर हुआ। ये किसका हिस्सा है? राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है। और शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा। गारो, खासी, जैंतिया है मेघालय में, मिकिर और रेंगमा है असम राज्य में। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई है आपको? गारो पहाड़ी। अब चलते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी पर। ये विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? अभी आपने पीछे पढ़ा था मालवा का पठार। मालवा पठार कहाँ बताया था? अरावली के दक्षिण में और विंध्य के उत्तर में। तो सीधा सीधा है, विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ है? मालवा के दक्षिण में होगी। इसकी मालवा पठार की स्थिति बताई थी हमने, अरावली के दक्षिण में मालवा पठार और विंध्य के उत्तर में मालवा पठार। तो विंध्य पर्वत श्रेणी कहां पर हुई? मालवा पठार के दक्षिण में हुई। तो विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। और विस्तार किस राज्य में है इसका? मध्य प्रदेश राज्य में। विस्तार है इसका मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो विंध्य पर्वत है उसकी पहाड़ी को भांडेर पहाड़ी, जो पूर्वी पहाड़ी है, और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अभी दिखाऊंगा इसको मैप में। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। भ्रंश घाटी समझ जाना। भ्रंश घाटी का नाम आते ही ये समझ जाना कि 2 पर्वत हैं, उनके बीच से नदी बहती है। ठीक है, वो भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी स्थित है। देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहां पर स्थित है ये विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बताया था मैंने। ये मालवा का पठार है, उसके दक्षिण में स्थित है विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, दिख रही है क्लियर? उसके दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में है सतपुड़ा और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां कहां बहती हैं? अपनी भ्रंश घाटी में। कहां बहती हैं?
भ्रंश घाटी में। ये देख लो, इसमें दिखाया था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती। आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा और नर्मदा के उत्तर में विंध्य, विंध्य के उत्तर में मालवा का पठार और मालवा के पठार के उत्तर में अरावली पर्वत। किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, या दक्षिण में कह सकते हैं। अरावली के दक्षिण में मालवा, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी। ये आप मैप से समझ लीजिए। कोई सा भी क्रम आपको किसी भी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, कोई सा भी क्रम पूछ ले, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं इनको। ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी की ये पूर्वी जो पहाड़ी है, इसको किस नाम से बताया था मैंने आपको? कैमूर या भांडेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार ज्यादातर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रेणी का? विंध्य पर्वत श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आज हम अपने चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? अरावली पर्वत पढ़ा है, मालवा पठार पढ़ा है, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार पढ़ा है, छोटा नागपुर पठार के बाद मेघालय पठार या शिलोंग पठार पढ़ा है, और उसके बाद पढ़ा है हमने विंध्य पर्वत श्रेणी। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दक्कन का पठार। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत और दक्कन का पठार, ये दो पढ़ेंगे। उससे अगले वीडियो बनाएंगे हम पश्चिमी घाट पर्वत की, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और या पूर्वी घाट पर्वत को इसी में शामिल कर लेंगे। पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत एक अलग वीडियो बनाएंगे। पूर्वी घाट पर्वत, दक्कन का पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम पढ़ाएंगे आपको पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत थोड़ा बड़ा होने वाला है, पूर्वी घाट पर्वत थोड़ा छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। वीडियो को देखना कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखा करें दोस्तों वीडियो को, मैप के साथ साथ, और इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। पीडीएफ आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे जैसे इसका पीडीएफ बन जाएगी, धीरे धीरे इसकी हो सकता है कि मैं एक ही पीडीएफ आपको दे दूं एक साथ, या 2 भागों में ऐसा करूं। भारत के भूगोल के 2 भागों में एक पीडीएफ, और 2 पार्ट में पीडीएफ पूरी कर देंगे, और फिर एक विश्व भूगोल की बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।